अभी का हमारा टॉपिक क्या है भाई? गैस्ट्रुलेशन इन एवियन एम्ब्रियो। एवियन बोलूं या बर्ड्स, ठीक, बर्ड्स के एम्ब्रियो में किस प्रकार का गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चलता है, फ्रॉग से थोड़ा अलग चलता है ना। तो उसमें गैस्ट्रुलेशन को पढ़ने के लिए आपको एग की स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। एक क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं। सबसे चारों तरफ सबसे बाहर में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या मिलेगी? कैलकेरियस सेल, SHELL, सेल, कवच। उसके नीचे सेल की मेम्ब्रेन, डबल दोहरी मेम्ब्रेन होगी। चौड़े भाग पर दोनों मेम्ब्रेन दिखाई देता है हमको, एक मेम्ब्रेन यहां पर दिखाई देता है, दूसरा यहां पर, है ना, बाकी तरफ जुड़े रहते हैं। उसके अंदर एल्ब्यूमिन मिलेगा। एल्ब्यूमिन जो होगा बाहर में थीन, फिर थिक, फिर थीन, 3 लेयर में मिलेगी वो। उसके बाद अंदर में, सबसे अंदर में योग मिलेगा। डेंस योग मिलते हैं, बहुत ही डेंस योग मिलते हैं, पूरा कट नहीं पाता है वो, ठीक। और जस्ट उसके ऊपर में क्या मिलेगा आपको? ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क, ये जिसको न्यूक्लियस बोलते हो आप। न्यूक्लियस यहीं पर है, फिर साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा, ये समझ रहे हो ना, यहां थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, आप ये समझ लीजिए। यहां पर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये पूरा योग है, ठीक। इसको ब्लास्टोडिस्क बोलो या जर्मिनल डिस्क कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये पूरे योग और ये फ्री साइटोप्लाज्म, योग फ्री साइटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और दोनों तरफ ये जुड़ा होता है किससे? चैलेजा से। और चैलेजा जाके जुड़ती है किससे? एग सेल की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से। और ये खुद इस प्रकार से लपेटा होता है। क्यों लपेटा होता है बता चुका हूं मैं। जब वो ओव्यूलेशन होकर के ओविडक्ट से गुजरते हुए यूट्रस में आता है, घूमते घूमते रोटेट होते होते आता है, इसलिए रोटेट हो जाता है, ठीक। अब हम जो बात कर रहे हैं कि यहां पर ये योग और यहां पर क्या है? ये ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं आगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर समझ में आया ना? अगर स्ट्रक्चर समझ में आया तो आगे पूरा जो भी फंक्शन बताऊंगा, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? बर्ड्स में या एबीज में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ये एग का कवच है, उसके अंदर योग है, योग के ऊपर में ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क है, ठीक। जब मुर्गी अपने अंडे को बॉडी से बाहर निकालती है तो उस समय ब्लास्टोडर्म डिवाइड हो चुकी होती है, लगभग 50,000 की सेल की संख्या में, एक सीट के रूप में, परत के रूप में पाई जाती है, ठीक। तो ये जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, ये योग था, योग में ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क, ये डिवाइड हो चुका है, लगभग 50,000 सेल इसमें पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। उसके नीचे सब जर्मिनल कैविटी और उसके नीचे योग पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं इतने स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाऊं तो मुझे स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां पर 50,000 सेल के ब्लास्टोडर्म की सिंगल लेयर की सेल है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम जब शॉर्टकट में पढ़ चुके थे कि जब भी क्लीवेज होता है तो उस समय गैस्ट्रेशन के समय ब्लास्टोडर्म की लेयर एक लेयर के रूप में अलग हो जाती है, दूसरा लेयर बनाती है, वो लेयर नीचे चला जाता है। ये इस प्रोसेस को, जब लेयर के रूप में कोई सेल अलग होती है, सीट के रूप में अलग होती है, उसको डीलेमिनेशन कहते हो। तो डीलेमिनेशन द्वारा जब अलग होता है तो बीच में ये ब्लास्टोसेल कैविटी नया कैविटी बनता है, और जो सब जर्मिनल कैविटी रहता है वो सब जर्मिनल कैविटी धीरे 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 खत्म हो जाता है। इसको सब जर्मिनल कैविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर वाला को ब्लास्टोडिस्क बोलो या जर्मिनल डिस्क बोलो, जर्मिनल डिस्क के नीचे है, इसलिए सब जर्मिनल, सब मतलब के नीचे होता है, सब जर्मिनल कैविटी था। तो जब एक नया हाइपोब्लास्ट की लेयर बना, सब जर्मिनल कैविटी खत्म हो गया, ब्लास्टोसेल की नई कैविटी बन गई, ये ब्लास्टोसेल। ऊपर में एपीब्लास्ट सेल की लेयर बन गया और नीचे में हाइपोब्लास्ट की लेयर बन गया। हालांकि ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट होता है, मैं बोला हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ये योग है, ये मैं जो पकड़ा हूं योग है। अब योग में ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए ये दिख रहा होगा, ये ब्लास्टोडिस्क। अब ये समझ लीजिए क्या है, ये ब्लास्टोडिस्क है, ठीक। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे, ये अगर दिखेगा तब को ये डायग्राम दिखेगा। ये डॉर्सल व्यू हो जाएगा, ऐसे था तो लेटरल व्यू था, ऐसे था डॉर्सल वाला, ऐसे देखना चाहिए आपको, ऐसे दिख रहा है, ये डॉर्सल व्यू हो गया। इसमें चूंकि इस ब्लास्टोडिस्क में इधर चूजे का सिर बनेगा और इधर पूंछ बनेगा, तो इसीलिए इसको एंटीरियर पोर्शन, इसको पोस्टीरियर पोर्शन बोला गया, ठीक। तो ये बीच में जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये खाली स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर एरिया पेलुसिडा कहलाता है। एरिया पेलुसिडा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट एरिया। ब्लास्टोडर्म जो 50,000 कोशिकाओं का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट एरिया है। और चारों तरफ जो दिख रहा है 50,000 कोशिकाओं में से चारों तरफ जो दिख रहा है, जो कि अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो एरिया ओपेका कहलाता है।
ये एरिया ओपेका हो गया किनारे किनारे में, अभी में एरिया पेलुसिडा, और इसके बाकी तरफ क्या है, ये सब योक, बाकी तरफ के ये येलो कलर का सब क्या दिख रहा है, योक दिख रहा है, इधर एंटीरियर इधर पोस्टीरियर। इसी डायग्राम को मैं घुमा करके ऐसे कर दिया। ठीक, तो यहां पर पोस्टीरियर साइड पर एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं बोलूं प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या करता है, जहां पर गैस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म वहीं से बनना शुरू होते हैं। समझ में आया ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक कहलाता है। किस पार्ट पे है, पोस्टीरियर पार्ट पे है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन में है, ये दिख रहा है ना। चलिए इसी डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करके दिखाया हम लोग। तो जहां पर प्रिमिटिव स्ट्रिक है वहां पर क्या होता है कि सेल्स इस प्रकार से धंसने लगते हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे करके धंसने लगता है ये। ठीक, तो जब धंसने लगता है किधर ऐसे होगा बताइए, तो पोस्टीरियर साइड पे होगा। तो जब खांच बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिमिटिव ग्रूव्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। क्यों, क्योंकि इधर से बनते बनते धीरे धीरे उधर इधर और धंसते जाएगा ना, ऐसे धंसते धंसते आगे बढ़ते जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इधर नीचे से इधर से धंसते धंसते धीरे धीरे कहां पड़ेगा, वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अगला डायग्राम देखिए आप, ये इस प्रकार से देखिए, ये धीरे धीरे धंसते धंसते आगे बढ़ रहा है। देखिए ये धंस रहा है ऐसे, धंस रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ गया ऐसे, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। और जब ये ऊपर में सबसे एंटीरियर पार्ट पे चला जाता है, वो ये जो नोड है क्या कहलाता है, हेंसेंस नोड। हेंसेंस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसका खोज किया था तो हेंसेंस नोड नाम पड़ा। इसको प्रिमिटिव नोड भी कह सकते हो, यहाँ जो गड्ढा है उसको प्रिमिटिव पिट कहते हैं। समझ में आया। और ये पूरा खांच क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव ग्रूव्स कहलाएगा। पूरा ये पूरा खांच क्या कहलाएगा, पूरा प्रिमिटिव ग्रूव। अब चूंकि ये एक मोबाइल जैसा स्ट्रक्चर है, बोला था मैं आपको, है ना। एक मोबाइल दिखाइए, नहीं गिराऊंगा, इधर ये ऐसे हो गया स्ट्रक्चर। आप यहां से कट किया, देखिए तो ऐसे कट क्यों, ऐसे कट करता हूं मोबाइल को, ऐसे दिखाता हूं, एक कटा हुआ स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा आपको। समझ में आया ना। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये इस प्रकार से मूवमेंट होते होते जा रहा है, प्रिमिटिव ग्रुप से अंदर धंसते जा रहे हैं सेल। जो सेल अंदर धंसते धंसते सीधा अंदर तरफ चला गया नीचे, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट के ऊपर में जो चला गया वो एंडोडर्म बनाएगा, और जो लेटरल भाग तरफ मूवमेंट किया वो मेसोडर्म बनाएगा, और जो ऊपर रह गया वो एक्टोडर्म बनाएगा। एपिब्लास्ट किसमें बदल जाएगा, एक्टोडर्म में। तो देख लीजिए, ऊपर एक्टोडर्म बन जाएगा, जो लेटरल भाग में गया था मेसोडर्म बन जाएगा, और जो नीचे गया था वो एंडोडर्म बन जाएगा, और सबसे नीचे तो योक होगा। समझ में आया ना। हाँ, ये तो हो गया एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर। और हम बात करेंगे अब उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलने पर किसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। आप ये समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं यहां का, इतना अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा होगा, यहां एरिया पेलुसिडा, इधर एरिया ओपेका होगा, नीचे योक होगा। ठीक, अब मैं वहां पे आ रहा हूं, देखिए ये एरिया पेलुसिडा, ये एरिया ओपेका, नीचे योक है। इन दोनों के बीच में जो एरिया पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एरिया पाया जाएगा, ये पोस्टीरियर भाग में दिखा रहा हूं ना मैं, ये एरिया पेलुसिडा, ये एरिया ओपेका, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होगा, दोनों के बीच के जो मार्जिनल जोन होगा, क्योंकि पोस्टीरियर भाग पे है वो, तो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, उस पोस्टीरियर मार्जिनल जोन के जस्ट नीचे कॉलर सिकल नाम का एक थिक वाला एक एरिया पाया जाएगा। आप इस कमरे को समझ लीजिए, इस कमरे में ऊपर में एक बीम लगा हुआ है, ऐसे यू आकार का समझ लीजिए, ऐसे बस। तो नीचे से अगर आप देखोगे तो ये यू आकार का बीम ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। समझ में आया ना। उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलर सिकल। कॉलर मतलब हमारा कॉलर जैसा होता है, और सिकल मतलब हंसी आकार होता है। तो हंसी आकार के कॉलर जैसा एक थिकनिंग वाला एक लेयर पाया जा रहा है, कॉलर सिकल के नाम से जानते हैं। कहां पे पाया जा रहा है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन के आसपास। ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाने के लिए प्रिकर्सर पाए जाते हैं। ये हो गया। अब होता क्या, ध्यान से देखिए, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन से ये अभी क्या था, ऊपर में कौन सा लेयर था भाई, ये ब्लास्टोडर्म लेयर था ना। ये पूरा कितना क्या था, कितना हजार सेल थे, 50,000 सेल्स ब्लास्टोडर्म लेयर। समझ में आया ना, ये लेयर। अब पोस्टीरियर मार्जिनल जोन से क्या होता है कि सेल्स ग्रुप में कम से कम 5, मैक्सिमम 20 सेल के ग्रुप में, 5 सेल का ग्रुप, 6 सेल का ग्रुप, 7 सेल, ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ग्रुप में निकलते जाते हैं। निकलते ही और नीचे बैठते नहीं है, जाके निकलते जाते हैं, और उसी के नीचे नीचे जाके क्या हो जाते हैं, जमा होते जाते हैं। देखिए ये समझ लीजिए आप कि ऊपर में ये लेयर था,
एरिया पेलोसिडा था, यहां से निकल के यहीं पर आ रहे हैं ऐसे। मतलब ग्रुप ग्रुप में धीरे धीरे इधर बढ़ते जा रहे हैं और पूरा ये अलग अलग ग्रुप ग्रुप दिखेंगे आपको। इनको मैं क्या बोलूंगा, हाइपोब्लास्ट का आइलैंड। आइलैंड मतलब छोटे छोटे टुकड़े इसमें दिखेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे और आते जाएंगे तो धीरे धीरे पूरा जुड़ जाएगा। जब पूरा जुड़ जाएगा पूरा आखिरी तक यहां तक आ जाएगा। जब पूरा आखिरी तक आ जाएगा फिर सीड के रूप में अलग हो जाएगा। दिख रहा है ना, जब सीड के रूप में अलग हो जाएगा तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, हाँ, जब भी सेल सीड के रूप में अलग होता है वो डिलिमिनेशन कहलाता है। तो डिलिमिनेशन द्वारा सीड के रूप में ये अलग हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अभी मार्जिनल जोन पे जुड़ा होगा। अपने अभी जो नया सेल बनाना वो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बना। क्या बना, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बना। ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट अपने ऊपर के एपिब्लास्ट सेल से मार्जिनल जोन में सब तरफ जुड़ा होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले कि रोटी जिस प्रकार से पहले जब बनाते हो कच्चा रहता है वो सिंगल लेयर रहता है। लेकिन जब उसको आप तेल में छान देते हो या फिर आग में सेक देते हो, गर्म कर देते हो, तो वो जब दोनों तरफ गर्म कर देते हो फूल जाता है। जब फूल जाता है तो ऊपर का एपिब्लास्ट मान लीजिए, नीचे का हाइपोब्लास्ट मान लीजिए, और पेरिफेरल भाग पर अब भी दोनों आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मार्जिनल जोन पे जुड़े हुए हैं। समझ में? अब बीच में जो कैविटी बना वो कैविटी क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसील। नीचे पहले से जो कैविटी था खत्म हो गया, कैविटी सब जर्मिनल कैविटी खत्म हो गया और नया कैविटी बन गया ब्लास्टोसील। समझ में आया? अब ब्लास्टोसील होता क्यों है बता चुका हूं, ताकि सेल को माइग्रेट करने के लिए जगह दे पाए, इसलिए था, स्पेस प्रोवाइड कर पाए ना, इसीलिए था। चलिए भाई, डिलिमिनेशन हो गया, ये बन गया, समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बन चुका है तो ये जो प्रिकर्सर थे सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट के, ये डिवीजन करते जाते हैं और सेल धीरे धीरे स्प्रेड करते जाते हैं, फैलाते जाते हैं, इधर बढ़ते जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। देखिए ये दिख रहा है ना, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, जिसको मैं एंडोब्लास्ट सेल के नाम से जानता हूं। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए बढ़ गया ये। अब ये पूरा जब ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट पूरे बन जाते हैं ना, ये कहलाता है कंप्लीट हाइपोब्लास्ट। क्या कहलाता है? अब ऊपर में एपिब्लास्ट है और नीचे में पूरा कंप्लीट हाइपोब्लास्ट। कंप्लीट हाइपोब्लास्ट कौन कौन है बोलने पर, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट और सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट मिला करके कंप्लीट हाइपोब्लास्ट है। ठीक है ना? ये बनने के बाद अब क्या होगा, फिर वही मार्जिनल जोन दिख रहा है ना, एपिब्लास्ट और मार्जिनल जोन के बीच जो सेल होगा, मतलब यहां पर जो एरिया पेलोसिडा था और इधर मार्जिनल जोन था, उनके बीच में जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या होंगे, अब धीरे धीरे धंसना शुरू होंगे प्रिमिटिव ग्रुप से। याद है ना, प्रिमिटिव ग्रुप कहां पे था, देखिए ये दिख रहा है ना, ये ऐसे धंसना शुरू होंगे। यहां पर देखिए ये ऐसे धंसना शुरू होंगे। ठीक है, तो ये जो सेल वास्तव में अंदर आ रही है, ये सेल कौन थी, जो या तो नीचे जाकर सीधा बैठ जा रही है या लेटरल साइड पे जा रहे हैं, कौन सेल थी बोलने पर, वो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन सेल और एरिया पेलोसिडा के बीच की सेल थी। ठीक है ना, ये मतलब ये सेल थी, देखिए पोस्टीरियर मार्जिनल जोन सेल और एरिया पेलोसिडा के बीच की सेल थी। दिख रहा है ना यहाँ का सेल, यही सेल नीचे आएंगी। अब देखिए, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इधर एरिया पेलोसिडा था, इधर मार्जिनल जोन था, उनके बीच की सेल्स अब धीरे धीरे किसके द्वारा धंसती हैं, प्रिमिटिव ग्रुप के द्वारा अंदर धंसती जाती हैं, या तो सिंगल या तो ग्रुप में वो सीधा नीचे जाती हैं। नीचे जब एक साथ एक लेयर बना लेती हैं, हाइपोब्लास्ट के ऊपर में एक लेयर बना देती हैं, हाइपोब्लास्ट खत्म हो गया उधर, उसके ऊपर में एक लेयर बन गया, वो बनाता है एंडोडर्म, और जो लेटरल साइड की ओर जाता है और उस खाली जगह को भर देता है वो बनाता है मेसोडर्म, और जो ऊपर में रह जाता है वो बनाता है एक्टोडर्म। इस प्रकार से हमारे पास 3 लेयर बन जाते हैं। देखिए एक्टोडर्म ऊपर वाला, ये जो आया था मेसोडर्म था, और ये जो अभी अंदर आया था ये एंडोडर्म, और नीचे तो हाइपोब्लास्ट था, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा मतलब वो अलग चीज में बदल जाएगा, आगे वो यॉक सैक बना लेगा उधर, समझ रहे हो ना, उसका काम खत्म हो गया। एंडोडर्म होता है यॉक सैक। यॉक सैक कौन सा लेयर होता है, एंडोडर्म बनाता है, कहने मतलब आखिर में जाके ये भी एंडोडर्म है, ये यॉक सैक बनाएगा, और ये क्या था, मेसोडर्म था, ऊपर में क्या था, एक्टोडर्म था। 2 चीजें जो मैं कंपेयर करना चाहता हूं, किसमें एम्फीबिया के गैस्ट्रुलेशन और बर्ड के गैस्ट्रुलेशन में। एम्फीबिया में ब्लास्टोपोर जिस प्रकार का काम करता था, सेल वहां से माइग्रेट होती थी, सेम ऐसे बर्ड के केस में प्रिमिटिव ग्रुप जो था वहां से सेल्स माइग्रेट होते हैं। दोनों का काम सेम हो गया, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गए। दूसरा चीज, जिस प्रकार ब्लास्टोपोर के ऊपर में जो लीफ हुआ करता था एम्फीबिया में,
डॉर्सल लीप ऑफ ब्लास्टोपोर, सेम ऐसे प्रिमिटिव ग्रुप के आगे की तरफ जो लीफ होता है हेंसेंस नोड, तो ये इन दोनों की काम क्या हो गया, सेम हो गया। समझ में आया ना, ये दोनों में समानता है। ठीक है, ये दोनों बहुत जरूरी था किसके किसके लिए, बर्ड्स और एम्फीबिया के लिए। समझ में आया ना। तो किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या इसमें, नहीं है।